Hello everyone, my name is Pulkit Gupta and today we are going to start a new chapter that is resources and development. क्लास 10th का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। So now let's understand the meaning of chapter name first. So the chapter name is resources and development. So resource word का मतलब समझते हैं, anything that is used to satisfy our need is known as a resource. एनवायरमेंट में कुछ भी प्रेजेंट है, किसी भी तरह की कोई चीज है, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, सो दैट इज नोन एज अ रिसोर्स, राइट। वो मेरे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं इस मार्कर को यूज कर रहा हूँ बोर्ड पे लिखने के लिए या बोर्ड को यूज कर रहा हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए। सो ये क्या है, ये एक रिसोर्स है, राइट। मैं इनको यूज कर रहा हूँ और अपनी नीड्स को पूरा कर रहा हूँ, सो ये मेरे लिए रिसोर्स कहलाएंगे। तो ये मैटर नहीं करता यहाँ पे कि रिसोर्स एक छोटी चीज है या एक बड़ी चीज है। रिसोर्स एक छोटा सा रिसोर्स भी हो सकता है, अगर एक हम सुई भी यूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स फॉर अस, राइट। वो भी हमारे लिए रिसोर्स है। और एक हम बड़ा अगर हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, एरोप्लेन यूज कर रहे हैं या लैंड का यूज कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ रिसोर्स। हाँ, सो रिसोर्स वर्ड का मतलब पता लग गया है, डेफिनेशन लिखी हुई है। एंड का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स टू डेवलप अ रिसोर्स इन अ वे सो दैट वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट रिसोर्स। हाँ, तो अभी क्या कर रहे हैं हम, जब कभी भी एक रिसोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है तो हम उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक ट्री को कट किया गया, ठीक है। ट्री कट होने के बाद अभी क्या है, वो एक वुड लॉग में कन्वर्ट हो गया, बड़ी लक्कड़ है, उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, उसको स्लाइसेस में कन्वर्ट करेंगे, उसकी स्लाइसेस बनाएंगे, उसको बोर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल कन्वर्ट दैट बोर्ड्स इनटू फर्नीचर। तो अभी यहाँ पर हुआ क्या, हमने एक वुड लॉग को फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। सो वुड लॉग की जो प्राइसिंग थी, जो कीमत थी, वो बहुत कम थी एज कंपेयर टू फर्नीचर। जब कभी भी हम किसी एक चीज पे वर्क करते हैं तो उस चीज की जो प्राइसिंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, मीन्स हमने उस रिसोर्स को डेवलप कर दिया, राइट। अनदर एग्जांपल, पहले फोन आते थे कीपैड वाले, उसके बाद हमने उसके ऊपर और वर्क किया और हम यूज कर रहे हैं टच स्क्रीन वाले फोन्स को, मीन्स हमने रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया अपने अकॉर्डिंग, राइट। सो चैप्टर का नेम तो क्लियर हो गया। अभी सारे के सारे कंटेंट जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख के रेडी रखे हैं और बाकी मटेरियल भी रेडी है, सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। सो कंटेंट्स एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट कंटेंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेज को क्लासीफाई करेंगे, कितने तरह के रिसोर्स होते हैं और किस तरह से वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं या कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स की प्लानिंग किस तरह की है इंडिया के अंदर, इंडिया में हम रह रहे हैं और इंडिया में किस तरह से प्लान कर रहे हैं हम रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट इज लैंड रिसोर्सेज एंड इट्स यूटिलाइजेशन। लैंड के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं और किस तरह से हम एक लैंड को यूज कर रहे हैं और किस तरह से उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं बिना किसी उसको लॉस पहुंचाए। द नेक्स्ट इज लैंड यूज पैटर्न्स एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड यूज किस तरह से हम सही तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। एंड द नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल इरोजन क्या है, किस तरह से सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। चलिए, सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज फर्स्ट हमारा कंटेंट, फर्स्ट हमारा टॉपिक, उसके बारे में जानते हैं। क्लासिफिकेशन, सो क्लासिफिकेशन काफी तरह की हो सकती है रिसोर्सेज की। सो द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स किस तरह का रिसोर्स है, दैट इज लिविंग है, नॉन लिविंग है, बायोटिक, अबायोटिक। हमने ओरिजिन के बेस पे हमने रिसोर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जितनी भी लिविंग रिसोर्स है, सपोज एक स्कूल के अंदर हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स यूज किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को हॉर्स राइडिंग सिखाई जा सके, तो उस स्कूल के लिए वो क्या है, जो हॉर्स है वो एक लिविंग रिसोर्स है या बायोटिक रिसोर्स है, राइट। So clear, first biotic. The next is abiotic, non-living. Suppose we are using tables and chairs in school, so वो अगर यूज कर रहे हैं तो that is abiotic resource। वो हमारे लिए क्या है, abiotic, वो जिंदा तो नहीं है ना। सो ओरिजिन के बेस पे 2 टाइप्स हैं। तो अगर क्वेश्चन ये एग्जाम्स में आता है तो आप इसको करेंगे कैसे, आप इसकी क्लासिफिकेशन करें प्रॉपर वे में जिस तरह से मैंने करके दिखाई हुई है, और उसके बाद आप ओरिजिन के बेस पे इनकी डेफिनेशंस लिख लीजिएगा, ठीक है। ओरिजिन की तो लिखनी ही लिखनी है, उसके साथ साथ आप बायोटिक एंड अबायोटिक को भी एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा कर देंगे सो दैट की प्रॉपर मार्क्स आपको मिल जाए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब एग्जॉस्ट करना, खत्म करना किसी चीज को। अब कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, राइट।
और कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, एग्जॉस्ट जैसा कि वर्ड से ही हमें पता लग रहा है, राइट। सो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल जिनको रिन्यू कर सकते हैं, जिनको दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इजिली रिन्यू हो सकते हैं, और द सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल जो कि रिन्यू नहीं हो सकते। अभी यहाँ पे एक चीज को समझना बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका जो रिसाइकल का टाइम है ना वो थोड़ा कम है, मतलब वो इजीली रिन्यू हो सकते हैं। सपोज वी आर यूजिंग वाटर, हम वाटर यूज कर रहे हैं, कई बार हमसे वाटर वेस्ट भी होता है, लेकिन एक मन में ये होता है कि हाँ इसको हम कहीं ना कहीं ये जल्दी रिसाइकल हो जाएगा, जल्दी हम इसको रिन्यू कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल एज यू ऑलरेडी नो कि पेट्रोल को अगर हम यूज करते हैं और उसको अगर एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं ना, खत्म भी कर रहे हैं, तो वो तो रिन्यू नहीं होने वाला। मींस रिन्यू होगा लेकिन जो रिन्यू का टाइम है ना वो बहुत ज्यादा है, तो इतना टाइम हम जो है वेट नहीं कर सकते। इसलिए रिसोर्सेज को टू टाइप्स में कन्वर्ट किया, टू टाइप्स में एक्सप्लेन किया गया एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जैसे वाटर, सॉइल, ये क्या है रिन्यू के अंदर आ जाएंगे, रिन्यूएबल के अंदर आ जाएंगे, एंड नॉन रिन्यूएबल के अंदर हम उनको इंक्लूड करेंगे जैसे पेट्रोल, कोल, डीजल एंड सो ऑन, राइट। तो ये सभी के सभी क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल का एक पार्ट है। नेक्स्ट टू इट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप, चलो अभी ओनरशिप वर्ड से हमें ऑलरेडी पता लग रहा है कि ओनरशिप के बेस पे किस किस तरह के रिसोर्स हो सकते हैं। अब ये मार्कर है, ये मार्कर ऐसा तो है नहीं कि ये सरकार का है या सरकार ने मुझे दिया है, गवर्नमेंट ने, ये मेरा खुद का है, खुद से खरीदा है, राइट। तो ओनरशिप के बेस पे काफी तरह के रिसोर्स हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मींस कि किसी एक पर्सन का जब कोई रिसोर्स होता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल रिसोर्स। सपोज इफ यू आर हैविंग अ बाइक, कार, जो भी है वो हमारी क्या है, वो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स हैं, हमें किसी को देना नहीं है उन्हें। मीन्स यारी दोस्ती में हम दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिसोर्स क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है हमारे। कम्युनिटी रिसोर्स, जब किसी रिसोर्स को एक कम्युनिटी ओन करती है, कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। आपकी कॉलोनी में, आपके एरिया में कोई पार्क होगा, तो वो पार्क जो है वो एक कम्युनिटी का है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, हम सभी मिलके उसको यूज कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज द कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट इज नेशनल। नेशनल, तो नेशनल वर्ड से ही पता लग गया होगा आपको कि नेशनल रिसोर्स कौन सा है। तो अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में जाने तो नेशनल फ्लैग मींस, नेशनल फ्लैग ट्राई कलर, यस। नेशनल एनिमल टाइगर, हाँ। सो इसी तरह से नेशनल मींस जो हमारी कंट्री का हो, राइट। तो अगर लाल किला बात करें, लाल किला है, कुतुब मीनार है, वो सभी क्या है, नेशनल रिसोर्स है, ठीक है, वो हमारी कंट्री के रिसोर्स हैं, किसी और के नहीं है वो, हाँ। सो या फिर किसी एक पर्सन के नहीं है या ग्रुप ऑफ पीपल के नहीं है, वो नेशनल मतलब हमारी कंट्री की है। सो नेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल मींस कुछ ऐसे रिसोर्स जो हमारे किसी और कंट्री में भी हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स को हम कहीं ना कहीं शेयर करते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज से, तो वो कहीं ना कहीं हम उनको इंटरनेशनल रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स के और सब बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स मींस कि अगर हम कोई एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, और अगर हमारी एक कम्युनिटी या फिर हमारा एक फैक्ट्री या कुछ भी अगर किसी और देश में है, तो दैट इज अ मल्टीनेशनल रिसोर्स, या फिर वी कैन से एन इंटरनेशनल रिसोर्स, वो हमारे लिए एक इंटरनेशनल रिसोर्स है, राइट। तो होप सो इतना आपको समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मींस कि कितना डेवलप हो रहा है कोई चीज, किस तरह से हम किसी चीज को यूज कर सकते हैं, हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है उसका मैं आपको बता रहा हूं। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग द यूसेज, हम यूसेज को प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम एक रिसोर्स को यूज करने वाले हैं, कैसे हम उसकी प्लानिंग इस अकॉर्डिंग करें कि हम उसको यूज भी कर लें और उससे कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है, किसी को भी, हमारे नेबरिंग कंट्रीज को भी, या फिर किसी भी तरह की, ठीक है, फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एंड सो ऑन। तो अभी क्या है कि जब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक लॉजिकली अगर हम सोचें कि हर जगह पे हर एक रिसोर्स प्रेजेंट हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। जैसे सपोज कि एक एरिया है, झारखंड है, जैसे झारखंड है, झारखंड में कोल, पेट्रोलियम के हमें काफी ज्यादा रिजर्व्स मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी रीजन्स में भी कोल और पेट्रोलियम की जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी जितनी कि झारखंड में है।
हाँ, तो ये क्या है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब एक जगह पे कोई चीज ज्यादा है, दूसरी जगह पे वही चीज कम है। सपोज एक एरिया ए और एरिया बी, तो एक एरिया ए यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे ट्रीज हो, और यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे ट्रीज ना हो, बहुत कम ट्रीज हो। सो यहाँ के लोग अगर यहाँ के ट्रीज को कट करके अपने खुद को बेनिफिट कर रहे हैं, यहाँ से उनको कोई चीज बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी इस जगह की। लेकिन अगर हम बात करें बी एरिया की, तो बी एरिया की हो सकता है कि उतनी डेवलपमेंट ना हो पाए। रीजन इज कि वहां पे वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, सो अभी हमें क्या है, हम रिसोर्स को क्या करते हैं, प्लान करके चलते हैं। प्लान करके चलने का मतलब ये है कि हम उसको इस अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि जो रिसोर्स की अगर एक जगह पे कमी भी है ना, तो वो कमी हमें महसूस ना हो। हाँ, अब जिस एरिया में हम रह रहे हैं, सपोज हम हरियाणा में, पंजाब में, जहां भी रह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कोल या पेट्रोलियम के रिजर्व्स तो नहीं है, हमने तो नहीं देखे होंगे, नहीं। लेकिन क्या हम यहाँ पे कोल और पेट्रोलियम यूज नहीं कर रहे क्या? ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे हैं। यूज तो हम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम अपने व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोल को यूज कर रहे हैं अलग अलग चीजों में। तो अभी क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसको यूज नहीं करेंगे। मतलब हम कहीं ना कहीं किसी और एरिया से उसको एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और उनको हम यहाँ पे लाके उनको यूज करने वाले हैं। अगर हमारे यहाँ पे किसी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा है, कि कोई रिसोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे किसी और एरिया में। हाँ, और अगर कोई रिसोर्स हमारे पास कम है, तो हम उस रिसोर्स को इंपोर्ट कर लेंगे अपने एरिया में, सो दैट कि हम उसको फेयरली यूज कर पाए या फेयरली उसको डिस्ट्रीब्यूट रख पाए अपने एरिया के अंदर। हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि अगर किसी एक एरिया में हमारे को कोई रिसोर्स मिल रहा है ना, तो हम उसको रिसोर्स को कैसे भी करके यूज कर लेंगे। हाँ, सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को डेवलप करना, प्लान करके चलना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही से रखना फॉर फ्यूचर जनरेशन। और वन मोर थिंग कि देयर इज वन मोर वर्ड, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि टू यूज अ रिसोर्स इन अ वे सो दैट वी कैन लेफ्ट द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब हम अपने रिसोर्सेज को इस अकॉर्डिंग यूज करें ताकि वो रिसोर्स हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। अब हमने किसी एक प्रोडक्ट को यूज कर लिया और बहुत ज्यादा हम यूज करते जा रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है, वो रिसोर्स है, वो खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। हाँ, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो नहीं बचा। अभी हम क्यों कहते हैं कि ट्रीज को कट नहीं करना है, या फिर जो हम ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, कोल पेट्रोलियम, इनको हम ज्यादा यूज ना करें। रीजन आर कि ये रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, और अगर हम इसको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कई बार इसका एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसके बारे में कुछ बताओ। तो आप इसके बारे में अब जानते हैं, ठीक है, तो इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन तैयार कर लेना पेपर में जाने से पहले, और सो दैट कि आप इसके बारे में एक डिटेल्ड क्वेश्चन फ्रेम कर पाए। ओके, सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, थर्ड पॉइंट, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स को हम किस तरह से प्लान करके चल रहे हैं, क्या रिसोर्स प्लानिंग हमारी इंडिया में अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, जो कि अगर हम बात करें किसी भी चीज को जब हम प्लान कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, एक कहीं ना कहीं सर्वे करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमें कुछ टाइम पहले ना जम्मू कश्मीर की तरफ लिथियम रिसोर्स मिले थे। तो लिथियम रिसोर्स मिलने का मतलब ये है, लिथियम आपको ऑलरेडी पता है कि लिथियम किसमें यूज होता है, बैटरीज, जो आजकल हम ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर आ रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में लिथियम, मतलब बैटरी डलेंगी, और उसके लिए हमें लिथियम की नीड होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमें लिथियम रिसोर्स बिल्कुल सही टाइम पे मिला। लेकिन बिफोर यूजिंग दोज रिसोर्सेज, या फिर उस रिजर्व को छेड़ने से पहले, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक उसको सर्वे करेगी। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इज प्लानिंग एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल एंड लोकल लेवल। अभी प्लान करना पड़ता है हर चीज को यूज करने से पहले, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, उस रिसोर्स को प्लान करेंगे कि किस तरह से हम रिसोर्स को यूज करने वाले हैं। फर्स्टली, सपोज जम्मू कश्मीर वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, जम्मू कश्मीर में हमें पता लग गया कि वो रिजर्व पड़े हैं, तो अभी पहले क्या करेंगे, हम उसको सर्वे करेंगे कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम एक्चुअल क्वांटिटी उनकी पता लगा सकते हैं कि हाँ, इतनी क्वांटिटी में ये रिसोर्स वहां पे प्रेजेंट है, और उस रिसोर्स को हम अब कितने टाइम तक, आने वाले टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो सर्वे डन है। सर्वे डन होने के बाद हम ये प्लान करते हैं कि हम उस रिसोर्स को कब एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, क्या हम उस प्रोडक्ट को या रिसोर्स को एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। समझ रहे हैं बात? तो
ये सब चीजें प्लान होती हैं। प्लानिंग के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि किस किस एरिया में हम यूज करेंगे, यूज की बात नहीं करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात भी होगी, और किस तरह से उसको हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेथड्स क्या हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, सो जो प्लानिंग रहती है ना, प्लानिंग मैं आप सभी को बता दूं, जैसे आप नेशनल लेवल पे होती है, मतलब पूरी कंट्री के लिए होती है पहले तो, उसके बाद हम स्टेट वाइज उसको देखते हैं कि किस स्टेट में हम ज्यादा नीड है। सपोज कि कोई एक स्टेट जो है वहां पे ईवी ज्यादा बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, और वहां पे सपोज ज्यादा यूज हो रहे हैं, जैसे बेंगलोर, दिल्ली, हाँ, तो ये जगह ऐसी जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, और वी नो कि हम इस जगह पे ज्यादा यूज होने वाले रिसोर्स, तो ऑब्वियसली तो गवर्नमेंट को ये प्लान करके चलना पड़ेगा कि उस एरिया में हम ज्यादा प्लानिंग करके चले, मतलब उस एरिया को या उस रीजन को एक ज्यादा क्वांटिटी में वो रिसोर्स अवेलेबल करवा दें, सो दैट कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, सो दिस इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। सो रिसोर्स प्लानिंग का क्वेश्चन भी बनता है पेपर में, एग्जाम में आपके आ जाता है। तो रिसोर्स प्लानिंग का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताएंगे पहले, उसके बाद किस तरह से उसकी सर्वे होती है, एक्सट्रैक्टिंग मेथड्स क्या है, रीजनल लेवल पे किस तरह से होती हैं प्लानिंग, और नेशनल लेवल पे किस तरह से होती है, एंड लाइक दिस आप एक उसका क्वेश्चन पूरा अच्छे से आंसर फ्रेम आपका हो जाएगा। ठीक है, एक उसका ग्राफ बना दीजिएगा, ठीक है, तो जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। सो आई होप सो कि रिसोर्स प्लानिंग तक आप सभी को समझ आ गया होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड रिसोर्सेज एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो लैंड रिसोर्स कैसे है और उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जिसको हम यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सो दैट इज अ रिसोर्स फॉर अस, वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। सो लैंड को तो आप पता ही है आप सभी को कि लैंड को हम यूज कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, रहने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, एंड सो ऑन। तो अगर इतने सारे यूजेस लैंड के हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स फॉर अस, राइट। तो अभी लैंड को किस तरह से यूज करना है, ठीक है, उसको किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स क्या है, ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एग्जैक्टली मीनिंग क्या ऑल्टरनेटिव्स का, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो टॉपिक इज लैंड रिसोर्सेज एंड इट्स यूटिलाइजेशन। सो लैंड रिसोर्सेज, सो लैंड तीन टाइप्स की हो सकती है, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेटूज, राइट। तो प्लेन्स अगर हम बात करें इंडिया की, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में 43% जो है हमारे पास प्लेन एरिया है, जो कि एज यू ऑलरेडी नो कि प्लेन्स एरिया एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और इजिली हम उन जगहों पे एग्रीकल्चर प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, सो 43% लैंड प्लेन्स है, 30% लैंड जो है वो माउंटेन्स की है, और 27% लैंड जो है वो प्लेटूज कवर करते हैं, राइट। सो 43% जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जिन जगहों पे एग्रीकल्चर प्रोसेस अच्छे से हो रहा है, उन जगहों से हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज हरियाणा और पंजाब में हम वीट जो है अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, सो बाकी जगहों पे इतनी सॉइल जो अच्छी नहीं है कि वहां पे हम क्या कर सकें, वीट को ग्रो कर सकें। तो एग्रीकल्चर प्रोसेस हरियाणा पंजाब में ज्यादा हो रहा है, और हम यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन एरियाज में जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, या जहाँ पे माउंटेन्स है, या जहाँ पे प्लेटूज है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अलॉन्ग विद दिस प्लेन एरिया जो है, प्लेन एरिया ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे एरिया पे ही हम फार्मिंग कर रहे हैं, पूरे के पूरे 43% पे ही हम फार्मिंग कर रहे हैं। तो हम भी तो, अब देखा जाए तो जो हरियाणा पंजाब का जो एरिया है वो प्लेन एरिया है, हाँ। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ वहां पे फार्मिंग ही हो रही है, लोग रह भी तो रहे हैं, मीन्स वहां पे घर भी होंगे, इंडस्ट्रीज भी होंगी, तो वो भी तो जगह कवर करेंगे, वो भी तो एरिया कवर करेंगे, राइट। सो अब बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड की। अब प्लेन्स एरिया में बहुत सारी जगहें ऐसी मिल जाएंगी जो कि बैरन लैंड है, मतलब वेस्ट लैंड है, वहां पे एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं हो सकता। हर जगह की सॉइल इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो एग्रीकल्चर प्रोसेस कर पाए, मीन्स वहां पे हम वीट को, राइस को ग्रो कर पाए, हाँ, क्योंकि वो जो सॉइल है वो कैपेबल ही नहीं है उस चीज को करने के लिए, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट हमारे पास ये है कि जब हम लैंड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उनका फुल यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है कि जो फर्टाइल लैंड है, राइट, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, जिस जगह पे एग्रीकल्चर प्रोसेस अच्छे से हो सकता है, उस जगह को हम रखते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। और जो जगहें अच्छी नहीं है, मीन्स जहाँ की सॉइल इतनी कैपेबल नहीं है कि वहां पे एग्रीकल्चर प्रोसेस हो सके, तो उस जगहों पे हम अपने हाउस बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं, राइट।
सो एक ये ऑल्टरनेट दिया गया हमें कि अगर बैरन लैंड है, बैरन या वेस्ट लैंड है, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, और भी काफी सारे काम कर सकते हैं। मींस कि हम एग्रीकल्चरल लैंड को तो ऐसा कैसे रहने दें, अदर जो बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, उसको ऑल्टरनेटिवली किसी और चीज के लिए यूज कर लें, राइट। सो परसेंटेज लिखी हुई है, एक बार याद कर लीजिएगा। तो प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। अगर बात करें माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स टूरिज्म के लिए सुटेबल है। लोग जो है वो एक अच्छी अट्रैक्शन साइट है माउंटेन, और लोग वहां पे जाते हैं फॉर द टूरिज्म, घूमने के लिए। तो वहां पे क्या टूरिज्म क्रिएट होता है, तो इनकम जनरेट होती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम, अब देखिए ऑल ओवर अगर हम बात करें, लैंड को तो हमने यूज ही करना है ना, किसी भी तरीके से यूज करें, उस जगह पे एग्रीकल्चर करें या फिर किसी उसको ऑल्टरनेटिवली किसी और चीज के लिए यूज करें। अब जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे अगर एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि जमीन जो है ऊंची नीची है, तो अगर इस जगह पे एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं हो सकता, तो हम इस जगह पे टूरिज्म कर रहे हैं, मींस वहां पे लोग आ रहे हैं, वहां पे इनकम तो जनरेट हो ही रही है ना। हाँ, सो लैंड बेकार तो नहीं जा रही बिल्कुल भी, ठीक है, यूज हो रही है फॉर द टूरिज्म। और एज यू ऑलरेडी नो कि माउंटेन्स है वो एक अच्छा सोर्स होते हैं वाटर के, फ्रेश वाटर की। तो फ्रेश वाटर अगर वहां से आ रहा है, मींस अब फ्रेश वाटर किसको चाहिए, एग्रीकल्चर को। तो ये जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे अगर वीट पैदा हो रहा है, तो वो किसकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू, माउंटेन्स की। और माउंटेन्स पानी की कमी को पूरा कर रहे हैं प्लेन्स की। हाँ, तो मतलब इंटरडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पे। तलासिस प्लेटूज, प्लेटूज बात करें तो 27% प्लेटूज जो एरिया है वो प्लेटूज का है इंडिया के अंदर। और एज वी ऑलरेडी नो कि जो प्लेटूज हैं वो रिच रिजर्व्स होते हैं मिनरल्स के, मतलब यहाँ पे हमें मिनरल्स बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ से जो मिनरल्स निकल रहा है वो दोनों जगह पे यूज हो रहा है, माउंटेन्स पे भी और प्लेन्स एरिया पे भी। मींस दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो मतलब एक दूसरे की डिमांड्स को, नीड्स को पूरा कर रहे हैं, और मिलके हम ये सभी के लैंड रिसोर्स को बनाते हैं। तो होप सो लैंड रिसोर्स पता लग गया होगा। नेक्स्ट इज लैंड यूज इन इंडिया। अब लैंड को किस तरह से हम यूज करने वाले हैं, मैंने अभी आपको बैरन लैंड के बारे में बताया कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर प्रोसेस एक फर्टाइल एरिया में कर रहे हैं, और किस तरह से हम वेस्ट लैंड को यूज कर रहे हैं फॉर द इंडस्ट्रियल सेटअप एंड सो ऑन। तो लैंड इंडिया में कैसा है, तो लैंड यूज देखो दो चीजों की वजह से मतलब इफेक्ट होता है। लैंड यूज की बात करें तो लैंड यूज के दो वो है, द फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स एंड द नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल मींस कि जमीन कैसी है, टोपोग्राफी। अगर हम बात करें टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या, माउंटेन, जमीन है कैसी। प्लेन एरिया तो हम क्या करेंगे, एज वी ऑलरेडी नो कि हम वहां पे एग्रीकल्चर प्रोसेस करेंगे या घर सेटअप करेंगे। क्योंकि लोग प्रेफर क्यों करते हैं माउंटेन्स में, सॉरी प्लेन्स में रहना, प्लेन्स में रहना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हमें सभी फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हो जाएंगी एज कंपेयर टू माउंटेन्स। हाँ, क्योंकि माउंटेन्स पे हर चीज मिलना थोड़ी सी मुश्किल है, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से आजकल सब कुछ पॉसिबल है, सब चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम तो है, ट्रांसपोर्ट तो फिर भी करना पड़ेगा ना, तो कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो जो फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लैंड यूज में, तो दैट इज टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। अगर हम बात करें एक प्लेन एरिया की, और प्लेन एरिया जो है वो सुटेबल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन क्या हो अगर वो उस जगह जो है, प्लेन एरिया जो है, वहां पे कोई और सॉइल है। हाँ, मींस सॉइल के भी बहुत सारे टाइप है ना, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड सो ऑन। तो अभी जो है सॉइल के भी टाइप्स है, तो अगर हमें उस जगह पे उस सॉइल से जो कैपेबल है, जो सॉइल, सपोज कि अगर एक रेड सॉइल जो है वो कैपेबल है कॉटन ग्रो करने के लिए, ब्लैक सॉइल जो है वो कैपेबल है कॉटन को ग्रो करने के लिए, तो कॉटन को ग्रो करने के लिए वो सुटेबल है, ठीक है, मान लिया। लेकिन उस एरिया में हमें चाहिए कुछ और, मान लीजिए वीट चाहिए, राइस चाहिए, तो वो तो हमें नहीं मिलने वाला ना वहां पे, ठीक है। सो लैंड यूज डिपेंड करता है कि वहां की डिमांड्स क्या है, ठीक है। अब हो सकता है कि एक जगह पे हम कॉटन ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कॉटन ग्रो करने के लिए जो हमें क्लाइमेट रिक्वायर्ड है, क्लाइमेट जो हमें चाहिए, क्लाइमेट वहां पे मिल नहीं रहा। हाँ, जितनी बारिश चाहिए, जितना ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, मतलब क्लाइमेट अलग है। तो क्लाइमेट अलग है तो हम वहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं हो सकता, मींस लैंड यूज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई। सो लैंड यूज जो है वो डिटरमाइन होता है फिजिकल फैक्टर्स के कारण, जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ठीक है। तो होप सो समझ आ गया होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देना, इसकी डेफिनेशन लिख देना अलग अलग, ताकि जो लेंथ है आंसर की आपकी काफी अच्छी बन जाए और मार्क्स आपको पूरे मिले। द नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें, अब दिल्ली जैसा एरिया जो है, दिल्ली जैसे एरिया के अंदर आपको पता है कि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है।
अगर वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या वहाँ पे ये पॉसिबल है कि हम फार्मिंग की तरफ ध्यान दें? नॉट एट ऑल। अब लोगों को वहाँ पे रहने की जगह नहीं मिल रही है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेस तो होना मुश्किल है, राइट। तो अभी क्या है, हम उस जगह पे एग्रीकल्चर प्रोसेस तो नहीं कर सकते। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा है, तो दिल्ली जैसे एरिया की अगर हम बात करें ना, दिल्ली जैसा एरिया जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 10,000 के अराउंड पीपल रहते हैं, राइट। लगभग 10,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। तो क्या उनके लिए पॉसिबल है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेस वो करें? नहीं, ठीक है। सो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का मतलब ये है कि क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम एक लैंड को यूज कर पाए? तो आप कहोगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी का क्या लेना देना है लैंड को लेके? तो एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि वहाँ पे लिथियम रिसोर्स है, ठीक है। लिथियम रिसोर्स हमें मिल गए, तो क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए? हाँ, ठीक है, मिल गया, पैसा हम बना सकते हैं उससे, अच्छा हम इनकम जनरेट कर लेंगे, लेकिन क्या हम इतने एडवांस हैं कि हम उस जगह से उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर पाए? तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड द लास्ट इज कल्चर। तो कल्चर की बात करें तो कल्चर आप ऑलरेडी जानते हो कि किसी जगह का कल्चर कैसा है, उस कल्चर की वजह से भी किसी एक चीज की डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे सपोज अभी बिहार वाली साइड पे राइस ज्यादा खाए जाते हैं, या फिर हमारे हरियाणा की बात करें तो हमारी स्टेपल डाइट जो है वीट है, हम ज्यादा वीट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ का कल्चर के अकॉर्डिंग हम अपना खाना खा रहे हैं, तो मतलब क्या है, वहां पे डिमांड अलग अलग होने वाली है सब चीजों की, है ना। सो इसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ने वाला है। The next is land degradation and conservation methods. Land degradation, लैंड डिग्रेड होना मतलब ग्रेडिंग जो उसकी डाउन जा रही है। अब लैंड डिग्रेड का मतलब ये है कि जब सोइल को लगातार हम यूज करते रहते हैं ना, किसी एक पेन एरिया को लगातार यूज कर रहे हैं फॉर द एग्रीकल्चर, तो उसकी जो पोटेंशियल है वो कम होती जा रही है। हाँ, मीन्स उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो नाइट्रोजन लेवल है और जब चीजें हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे सॉइल के अंदर। तो वो इतने एफिशिएंटली ग्रो नहीं कर पाएगी उन चीजों को जितने एफिशिएंटली वो पहले कर पा रही थी। तो मतलब वो लैंड एक टाइम पे आके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस चीज के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं। जैसे आप कुछ तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्रॉप रोटेशन, या फिर हम कम यूज करें इसका जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें मैन्योर्स का, ताकि जो उस जगह की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड, लैंड डिग्रेडेशन मतलब हम लैंड को ज़्यादा डिग्रेड नहीं करेंगे, हम क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे ताकि एक जगह की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेथड मैंने आपको बताया अभी। अब क्या हम एक सॉइल को एज अ रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं? सो आप, अगर आपका आंसर यस है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अगर लैंड को हम एज अ रिसोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक सॉइल को भी एज अ रिसोर्स ही कंसिडर करने वाले हैं। हाँ, सोइल है तब ही हम वहां पे एग्रीकल्चर प्रोसेस कर पा रहे हैं, हम फार्मिंग कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर पत्थर वाला एरिया होगा तो हम क्या वहां पे एग्रीकल्चर प्रोसेस कर पाएंगे, फार्मिंग कर पाएंगे? नॉट एट ऑल, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सॉइल इज ऑल्सो अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल की बात करें तो सॉइल इरोजन, अब सॉइल हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरह की सॉइल्स हैं, बहुत तरह की सॉइल्स हैं, अलग अलग चीजों को ग्रो करने में, अलग अलग मटेरियल को ग्रो करने में यूजफुल है, और अलग अलग लेवल पे सब चीजें यूज हो रही हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या हम सोइल की क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं? नहीं, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स जो सोइल की क्वालिटी है वो बहुत डिग्रेड हो जाती है। तो द फर्स्ट फैक्टर दैट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब ये है कि जब सॉइल जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाए ड्यू टू रेन, विंड एंड अदर रीजंस। अब सपोज एक एरिया ऐसा है जो थोड़ा स्लोप में है, स्लोप मीन्स थोड़ा सा ढलान में है। अब ढलान में क्या है, जैसे ही बारिश आएगी तो बारिश आने की वजह से क्या होगा, यहाँ की जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह के नीचे आ जाएगी, ठीक है। मतलब सॉइल जो है इरोड हो गई, उसने जो सॉइल की जो एक लोकेशन थी वो चेंज हो गई, जगह चेंज हो गई, मीन्स इसके मिनरल्स जो थे यहाँ से तो खत्म हो गए ना, ठीक है। तो यहाँ वाली जो जगह है वो इतनी यूजफुल नहीं रही कि हम उसको वहां पे फार्मिंग कर पाए। तो सॉइल इरोजन जो है एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम बहुत सारे एरियाज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं विंड की, तो विंड के बारे में भी आप जानते हैं ऑलरेडी कि हवा की वजह से जब सॉइल ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो सॉइल की वजह से जब ट्रांसफर होती है, हवा की वजह से जब सॉइल ट्रांसफर होती है किसी और दूसरी जगह पर, तो हम कहीं ना कहीं उस जगह पर भी एग्रीकल्चर प्रोसेस या फार्मिंग नहीं कर पाते उतने एडिक्वेटली, है ना। तो
बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। तो अब तरीका क्या है कि किस तरह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो सॉइल को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं आज के टाइम पे जो यूज हो रहे हैं। तो जब आपने यूजुअली देखा होगा, जब फार्मिंग जिस जगह पे होती है, जो फार्मिंग लैंड होती है, जो फार्म्स होते हैं, जब खेत होते हैं, तो उस खेतों के चारों तरफ आपने एक बाउंड्री देखी होगी, ठीक है, शेल्टर बेल्ट जिसको कहते हैं। तो शेल्टर बेल्ट्स को यूज करते हैं सो दैट कि अगर हवा तेज आए तो मिट्टी एटलीस्ट उसी एरिया में रहे, किसी और एरिया में ना जाए। या फिर अगर बह रहा है पानी के साथ, अगर तेज बहाव आ रहा है पानी का, तो पानी के साथ बहकर सॉइल जो है किसी और जगह पर ट्रांसफर ना हो, ठीक है, और उस जगह की फर्टिलिटी उतनी ही बनी रहे। तो आई होप सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर कर पाया, सारे के सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर पाया अच्छे से। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बहुत ज़रूर बनाऊंगा, आपकी डिमांड ज़रूर पूरी की जाएगी। मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए वीडियो के लिए। वन मोर थिंग, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको एमसीक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब नीचे एक मैं लिंक दे दूंगा ड्राइव का, तो उस गूगल ड्राइव में जाके आप उस फाइल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, और स्टडी कर सकते हैं। और अलॉन्ग विद दिस ये जो बोर्ड की फोटोज हैं वो भी आपको वीडियो के साथ ही मिल जाएंगी। और कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, और मैं वेट करूंगा आपके सजेशंस का। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है वीडियो में या फिर कुछ चीज़ों को मैं सुधार सकता हूं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।